गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लोक वित्त के कार्य फिस्कल फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। प्रमुख राजकोषीय कार्य क्या होते हैं और किस प्रकार ये जो कार्य है वो कुशलता, न्याय तथा स्थिरता के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लोक वित्त की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लास्ट क्लास में हमने लोक वित्त की भूमिका के बारे में पढ़ा था। वर्तमान युग में सरकारी लोक वित्त का उद्देश्य राज्यों के लिए केवल धन एकत्रित करना ही नहीं है, वरन इसके द्वारा आर्थिक नीति के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी की जाती है। कुशलता, न्याय एवं स्थायित्व का उद्देश्य लोक वित्त के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के युग में जो लोक वित्त है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार किसी राष्ट्र का चिर कल्याण जितना उसके कारीगरों की कुशलता और श्रम तथा उसके सैनिकों की वीरता पर निर्भर है, उतना ही उसके राजस्व संबंधी प्रश्नों के सफल समाधान पर भी निर्भर है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राजस्व जो है लोक वित्त है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो राजकोषीय जो प्रमुख कार्य है, मस्ग्रेव के ने अपनी जो पुस्तक है लोकवित्त के सिद्धांत, उसमें जो लोकवित्त के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उनको मुख्य रूप से, जिन्हें हम राजकोषीय कार्य भी कहते हैं, तो मुख्य रूप से हम तीन भागों में भागों में बांटकर चर्चा कर सकते हैं। एक तो आवंटन कार्य, एलोकेशन फंक्शन, दूसरा है वितरण कार्य डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा है स्थायित्व कार्य स्टेबलाइजेशन फंक्शन। आवंटन कार्य, तो बजट नीति में जो आवंटन कार्य का संबंध इस बात से होता है कि समाज में जितने भी साधन है, कुल साधन है, उनका विभाजन निजी एवं सामाजिक वस्तुओं के मध्य किस प्रकार होता है, ताकि और इस प्रकार उनके मध्य उनका जो साधनों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है जिससे कुशलता एवं सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। तो ये सामाजिक वस्तुएं क्या होती है और निजी वस्तुएं क्या होती है। सामाजिक वस्तुएं वे होती हैं जिन पर पूरे समाज का अधिकार होता है, ठीक है, जैसे कि जिनका उपयोग सभी लोग समान मात्रा में करते हैं, जैसे सड़क है, ठीक है, उसका लोग सभी व्यक्ति समान मात्रा में उपभोग करते हैं। बिजली है, पानी है। और व्यक्तिगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग कोई उपभोक्ता मूल्य देकर व्यक्तिगत रूप से करता है। ऐसी वस्तुओं का लाभ उस उपभोक्ता तक ही सीमित रहता है, ठीक है, जबकि सामूहिक वस्तुओं का लाभ सामूहिक रूप से सभी को मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदता है तो उसका लाभ उसे ही मिलेगा व्यक्तिगत रूप से जिसने उसको खरीदा है। लेकिन सफाई, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि पर अगर सरकार वही करती है तो उसका लाभ उस क्षेत्र के सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी देश में जो साधन है उनको किस प्रकार से आवंटित किया जाएगा निजी और सामाजिक वस्तुओं के बीच। तो जैसा कि आप चित्र में एक ग्राफ में देख रहे हैं, किसी देश में जो उपलब्ध जो साधन है उनको अनुकूलतम तभी हो सकता है, और उस जो है आवंटन अनुकूलतम भी हो सकता है और उससे कम भी ज़्यादा। तो अनुकूलतम करने के लिए किस प्रकार से हम दोनों जो आवश्यकता है उनके बीच में सामंजस्य से किस प्रकार बिठाएंगे और एक संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपने उत्पादन संभावना वक्र बनाया है। इसमें सार्वजनिक वस्तुएं जो वाई अक्ष पे दिखाई है और एक्स अक्ष पे व्यक्तिगत वस्तुएं दिखाई गई है। तो ए बी संभावना वक्र है। अगर सभी उत्पादन के साधनों को, ठीक है, सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन में लगाया जा सकता है तो अधिकतम OA उत्पादन होगा, और यदि सभी साधनों को व्यक्तिगत वस्तु के उत्पादन में लगाया जाता है तो अधिकतम OB उत्पादन होगा। अब इस अधिकतम OA जो है सार्वजनिक का है और व्यक्तिगत है, इसके बीच में एक उत्पादन संभावना वक्र बनेगा जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और कितना व्यक्तिगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। AB रेखा पर जो CDEF 4 बिंदु है उत्पादन के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि C बिंदु अगर पे है तो C बिंदु पर सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन OM होगा और व्यक्तिगत वस्तुओं का उत्पादन OR होगा। अगर C से D पर जाते हैं, ठीक है, तो जो सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन है वो MN से कम हो जाएगा और निजी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन RS से बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर हम F बिंदु पर उत्पादन कर रहे हैं पहले और F से E पर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जाते हैं, F से E पर जाते हैं, तो सार्वजनिक उत्पादन में GH बढ़ेगा और जो व्यक्तिगत उत्पादन है वो KL जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम उत्पादन संभावना वक्र बना सकते हैं और इसके आधार पर अधिकतम जहाँ पर सामाजिक कल्याण होगा वहाँ पर उत्पादन किया जाएगा।
तो यदि व्यक्तिगत वस्तु के उत्पादन से हटाने पर सामाजिक वस्तु के उत्पादन पर लगाते हैं तो इससे मिलने वाले लाभ यदि ज़्यादा है तो ऐसा किया जाएगा, ठीक है। और ये तब तक किया जाएगा जब तक कि दो जो है उनका आपस का जो लाभ है वो मतलब संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके दोनों वस्तुओं से, ठीक है। जब तक सामाजिक लाभ बढ़ रहेगा तब तक अधिकतम कल्याण बढ़ रहा है, तब तक सामाजिक वस्तुओं पर हम उत्पादन को बढ़ाते रहेंगे, और जिस बिंदु पर जो सामाजिक लाभ है वो बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर हम रोक देंगे। उस संयोग पर सार्वजनिक और निजी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। दूसरा है वितरण कार्य। लोक वित्त की क्रियाओं में एक जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो धन का न्यायपूर्ण वितरण करना होता है। तो वितरण कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसमें अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच की जो दूरी है, असमानता है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। कर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि इसका भाग धनी वर्ग पर अधिक पड़े और निर्धन वर्ग पे कम पड़े। तो इसका प्रगतिशील आयकर लगाए जाते हैं, जिनकी आय ज़्यादा है उस पर कर ज़्यादा लगेगा और कम है तो कम लगेगा। और इसके अलावा जो धनिकों से धन इकट्ठा किया जाता है आय के द्वारा, वो गरीबों के कल्याण पर खर्च कर दिया जाता है। उनके लिए कई तरह की योजनाएं बनाकर उस पर खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार जो वितरण कार्य है, वितरण कार्य के द्वारा जो है वो सामाजिक न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर एक चित्र के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि सरकार किस प्रकार से कर लगा सकती है ताकि सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सके। उदाहरण के लिए सरकार को अगर 9 रुपये का कर वसूल करना है तो समान त्याग को ध्यान में रखते हुए, मतलब वो इस तरह से करेगी कि उसका सभी व्यक्तियों पर भार जो है वो बराबर पड़े। तो अव्यक्ति जो है पे जो है व्यक्ति है उस पे जो उसकी सीमांत उपयोगिता है कर की, ठीक है, 5, 7, 10 और 12 है जो, और उसकी मतलब व्यय की जो उपयोगिता है, सॉरी, उसकी आय की जो पैसा है उसकी उपयोगिता, धन की उपयोगिता जिसे हम कह सकते हैं, ब के लिए 7, 9, 12, 14 और सा के लिए 10, 12, 15, 20 है। तो इसमें अ थोड़ा अमीर है, ब समझ लो मध्यम वर्ग का है और सा एक गरीब है, ठीक है। तो अ के लिए जो धन की सीमांत उपयोगिता कम है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उससे वो 4 रुपये वसूल करेगी, ठीक है। ब से 3 रुपये वसूल करेगी और सा से 2 रुपये, तो टोटल 4, 3 और 2, 9 रुपये वसूल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो होता है वो सामाजिक कल्याण बढ़ता है। तो इसलिए कल्याणकारी राज्य में सरकार प्रगतिशील कर लगाती है। इससे अधिक आय एवं संपदा लोगों से अधिक मात्रा में कर लिया जाता है और उस आय को जो है निम्न वर्ग के पक्ष में उसको कम लिया जाता है और निम्न वर्ग के पक्ष में उनको जो निर्धन व्यक्ति है उन पर उसको खर्च किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो स्थायित्व कार्य है। स्थायित्व कार्य का जो संबंध होता है वो जो साधनों के उपयोग को उस स्तर पर बनाए रखना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, रोजगार बढ़ाना, रोजगार में स्थायित्व लाना तथा मतलब रोजगार में स्थायित्व मतलब उत्पादन में और विकास में स्थायित्व लाना और मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखना। बिना स्थायित्व के आर्थिक विकास का समाज के निर्धनों को लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि वस्तु के उत्पादन में मूल्य बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और उस अनुपात में आय न बढ़ने से उनका जीवन स्तर जो होता है वो निम्न हो जाता है और उसको जीवन स्तर को बनाए रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्थायित्व कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार को ऊंचे स्तर पर बनाए रखना तथा कीमत को स्थिर बनाए रखना है। मंदी काल अगर देश में, इसके लिए सरकार राजकोषीय नीति का सहारा लेती है। अगर मंदी काल मंद चल रहा है तो उस पीरियड में सरकार जो करती है लोक व्यय में वृद्धि करेगी, करों में कटौती, और अगर मुद्रास्फीति महंगाई का वो टाइम चल रहा है, समय है, तो महंगाई अगर है तो लोक व्यय में कमी करेगी तथा करों में वृद्धि करेगी ताकि जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इस प्रकार जो लोक वित्त है उसके द्वारा कुशलता, न्याय तथा स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।